हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोली पांडे। हम साइंस की 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये स्पेशली सीटेट पेपर 2 वाले बच्चों के लिए है। बाकी जिनको भी एनसीईआरटी पढ़नी है तो उनको वो भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कि अगर किसी भी 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है हमारे पास, वो मिक्सचर किसी भी तरीके का हो सकता है। मतलब कि उसमें लाइटर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर जो हैवियर एलिमेंट्स है वो हो सकते हैं। तो ऐसे किसी भी तरीके का अगर 2 तरीके का मिक्सचर हो, उस मिक्सचर को हमको सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो उनको कैसे किया जाता है, इसी के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर है। मिक्सचर किसी भी चीज़ का हो सकता है। कई बार होता है कि हैवियर एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है या फिर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। जैसे कि चावल है, कोई भी ग्रेन्स है, मान लीजिए कोई भी ग्रेन्स है, उनको हमको पकाना है। तो पकाने के पहले आपने देखा होगा घर में मम्मी लोग हैं, वो क्या करती हैं, उनको पहले बीनती हैं, बीनने के बाद उसको धुलने के लिए या फिर पकाने के लिए रखती हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है, वो जो बीनती हैं तो पहली चीज़ तो उसमें ग्रेन्स होती है, इसके अलावा उसमें स्टोन्स या इस तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जिनको वो हाथ से ही बीन करके निकालती हैं। तो उन सारे प्रोसेस को पर्टिकुलर क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से हम जानते हैं, या फिर किस किस तरीके से सब्सटेंसेस के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। हमने अपनी डेली लाइफ में अक्सर देखा होगा, मतलब ऐसे कई जगहों पर हमने नोटिस किया होगा कि जहाँ पर किसी भी चीज़ का मिक्सचर है जिसको हम सेपरेट कर रहे होते हैं या फिर हमारे सामने कोई सेपरेट कर रहा होता है। जैसे कि मान लो सुबह की शुरुआत होती है चाय से। तो चाय जब बनती है, चाय बनने के बाद हम क्या करते हैं, चाय की पत्ती और चाय, मतलब कि एक सॉलिड कंपोनेंट है और दूसरा क्या है, लिक्विड कंपोनेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड कंपोनेंट से अलग कर रहे हैं, क्योंकि जो सॉलिड कंपोनेंट है वो हमारे लिए नॉन यूजफुल है और हमारे लिए यूजफुल क्या है, लिक्विड कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर की हेल्प से सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं और हमको चाय मिल जाती है। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका सेपरेशन का सब्सटेंसेस का। दूसरा है, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब जैसे कि मान लीजिए ये चावल की स्टॉक हो गई। मतलब एक डंडी जो होती है उसकी किसी भी पौधे की, जिनको किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का जब प्रोडक्शन करते हैं हम, तो उसका जो एक प्लांट होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। सूखने के बाद जो बचता है उसको हम स्टॉक्स बोलते हैं। तो ग्रेन्स को स्टॉक्स में से सेपरेट किया जाता है। इसी तरीके से दूध या दही को चर्न करके उसमें से बटर हम सेपरेट करते हैं। या फिर आपने लास्ट चैप्टर्स में या लास्ट क्लासेस में देखा होगा कि गिनिंग की जाती है। कॉटन की क्या की जाती है, गिनिंग की जाती है। तो गिनिंग करके क्या करते हैं, उसके फाइबर में से हम सीड को अलग करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब्सटेंसेस का सेपरेशन हो गया या फिर सब्सटेंस को सेपरेट करना हो गया। ठीक, इसके अलावा हम ये सॉल्टेड दलिया है या पोहा है, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं, इसमें मिर्ची पड़ी होती है। तो मिर्ची को बहुत सावधानी के साथ क्या करते हैं, हम खाने के पहले साइड साइड करके निकाल के रख देते हैं, जिनको मिर्ची नहीं पसंद होती है उनको। तो वो भी क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस का सेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में हमको अक्सर सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका मिक्सचर हो तो उसको हम सेपरेट करते हुए देखते हैं या फिर खुद इन्वॉल्व होते हैं। पर क्या होगा अगर मटेरियल, मतलब कि नॉर्मली अगर देखें हम, दलिया है या फिर पोहा है, उसमें अगर मिर्ची पड़ी हुई है तो वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनको हमने निकाल करके रख दिया, सेपरेट कर लिया। ठीक, इसके अलावा चाय की पत्ती से चाय को हमको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो उसको भी छान के हमको नॉर्मली दिखाई पड़ा है, नॉर्मली हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे पार्टिकल्स हों या फिर बहुत छोटे एलिमेंट्स हों, तो फिर उनको हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे बताई गई हैं। क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आप एक ग्लास में सैंड और सॉल्ट, इन दोनों का मिक्सचर लीजिए या फिर इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लेकर के मिक्स कर लीजिए। अब इनको अगर सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वो सेपरेट किया जा सकता है, सैंड और सॉल्ट को। ठीक है,
तो इसी वजह से इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, जिसमें कि जो आपकी टेबल 1 है उसमें प्रोसेस दी गई है कि सेपरेशन की प्रोसेस क्या है। दूसरा, जो हम मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं तो उसको करने के पीछे का पर्पस क्या है। और तीसरा दिया है कि सेपरेट करने के बाद उस कंपोनेंट के साथ हम उसका करेंगे क्या, मतलब उसका यूज किस तरीके से करेंगे। तो ये जो है वो मिक्स करके दिया हुआ है, हमको मैच करना है। तो पहला है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। चावल से जो स्टोन वगैरह को निकालते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। जो हमने पत्थर निकाल दिए तो पत्थर तो हमारे किसी काम के हैं नहीं, तो ये पहले का नहीं मैच होगा। दूसरा है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। हाँ, ये सही है कि हम राइस में से स्टोन को क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो स्टोन है वो हमारे लिए नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, इसलिए उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब रिमूव करने के बाद उसका हम यूज क्या है, करते क्या है, टू वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। जो स्टोन है वो सॉलिड ही कंपोनेंट तो है, और उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो दूध या दही जिससे भी मक्खन निकालते हैं तो वो जो माखन है वो भी हमारे यूज में होता है, उसके अलावा जो छाछ बच जाती है वो भी हमारे यूज में होती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो अलग अलग यूजफुल कंपोनेंट्स का सेपरेशन कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। इसमें इम्प्योरिटीज तो मिलती नहीं है, दोनों ही यूजफुल होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही कंपोनेंट्स को यूज कर लेते हैं। वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। ठीक है। थर्ड है सेपरेट टी लीव्स। तो टी लीव्स के सेपरेशन में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज है या हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको हम निकालते हैं। और क्या करते हैं कि जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब कि जो चाय की पत्ती है वो तो हमारी किसी काम की है नहीं, वो तो इम्प्योरिटीज ही है। तो क्या करते हैं हम, चाय की पत्ती से चाय से जो चाय की पत्ती अलग करते हैं तो वो क्या है, निकालने के बाद वो इम्प्योरिटीज होती हैं, इस वजह से इसको हम फेंक देते हैं। तो ये आपका 2-3 प्रोसेस थी जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि सेपरेशन की प्रोसेस चल रही है उनका। ठीक। जनरली क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ को हमको यूज़ करना है तो यूज़ करने के पहले क्या करते हैं, उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस है या फिर जो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। और वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही कंपोनेंट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं पर वो मिक्स्ड होते हैं, तो उनको मिक्स से अलग किया जाता है कि हम दोनों ही कंपोनेंट्स को या सब्सटेंस को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकें। ठीक है। तो जिस सब्सटेंस को अलग करना होता है वो अलग अलग साइज के या फिर अलग अलग मटेरियल्स के हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा होंगे तो 3 ही स्टेट में, या तो सॉलिड में, या तो लिक्विड में, या तो गैस में। तो जब ये तीनों ही तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर जब मिक्स्ड होते हैं तो एक साथ मिक्स होने के बाद क्या होता है कि हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले है हैंड पिकिंग। जो मेथड्स हैं सेपरेशन के वो कौन कौन से मेथड है, पहला तो आपका हैंड पिकिंग है, फिर है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के अलावा विनोइंग होती है, सीविंग होती है, सेडिमेंटेशन होता है, डिकेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, एवोपरेशन होता है। तो बहुत तरीकों से हम जो सब्सटेंसेज हैं उनका सेपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हैंड पिकिंग। अब इसको एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि मान लीजिए आप घर से कोई भी ग्रेन है उसकी पैकेट खरीद लीजिए और खरीद करके क्लासरूम में लेकर के आइए। लाने के बाद उसको एक न्यूज़पेपर पे या किसी चीज़ पर ऐसे करके फैला दीजिए, शीट ऑफ पेपर पर। उसके बाद उस ग्रेन में स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन या जो भी पार्टिकल्स हैं उनको आप देखेंगे। तो उसको क्या करने के लिए आपसे कहा जाए, उसको निकालिए एक एक करके। स्टोन निकालिए, हस्क जो है उनको निकालिए, जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं उनको निकालिए, इसके अलावा ग्रेन के अलावा कोई पार्टिकल्स तो उसको निकालिए। तो जब आप किसी भी चीज़ को हाथ से निकाल करके अलग करते हैं तब इस मेथड ऑफ सेपरेशन को हैंड पिकिंग कहा जाता है। ये किस इम्प्योरिटीज के लिए या फिर किस तरीके के सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है, हैंड पिकिंग मेथड जो होता है वो जो कुछ लार्जर साइज्ड की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि डर्ट के पीसेज हो गए, स्टोन के पीसेज हो गए, या फिर हस्क हो गया, मतलब जो आपने देखा होगा गांव में भूसी या फिर भूसा वगैरह बोलते हैं। तो जो हस्क है उसको सेपरेट करने के लिए या इस तरीके की जो लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज होती हैं उनका सेपरेशन करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक। लेकिन
ऐसी इम्प्योरिटीज, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। हमने देखा है कि घर में दाल चावल सबने बीन के देखा होगा, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कि हम हाथ से नहीं निकाल सकते हैं। यूजुअली हम हाथ से ही निकाल करके दाल चावल बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे कन्वीनियंट मेथड है वो कौन सा है? हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है? आपने जो क्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह जहाँ जिस फील्ड पर होता है वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि फील्ड्स पर ऐसे बंडल्स बंडल्स जो वीट है या राइस है उनके स्टॉक्स जो है बंडल बना करके पड़े रहते हैं। तो पड़े क्यों होते हैं? उनका करना क्या होता है? उनका यूज़ क्या होता है? तो क्या होता है, जो पर्टिकुलर आप स्टॉक में देखिए, मान लीजिए पहला स्टॉक है, ठीक। अब ये वीट का है, इसमें कई सारी, मान लीजिए 10 से 15 बीज जो है वो एक स्टॉक में प्रेजेंट है, ठीक। अब पूरा बंडल पड़ा हुआ है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ सीड्स होंगे जो कि उस स्टॉक से अटैच होंगे। तो अब हंड्रेड्स ऑफ सीड्स को हम हाथ से बीन करके या नॉर्मली हाथ से उठा करके तो निकाल नहीं सकते हैं तोड़ तोड़ के। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें कि उनको पटक करके, मतलब जो स्टॉक्स होते हैं उनको किसी भी चीज़ से, हैवी चीज़ से या तो पीटा जाता है या तो उसको और डायरेक्ट ही सारा बंडल उठा करके किसी पत्थर पर हम पीटते हैं तो सारी जो सीड्स होती हैं उसकी वो उससे सेपरेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब स्टॉक्स में से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है तो इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक फार्मर है, ये फील्ड है, बहुत सारे बंडल्स हैं जो कि पड़े हुए हैं, ये सारे बंडल्स हैं पड़े हुए हैं, और ये एक हैवी पत्थर टाइप का है जिनके ऊपर ये क्या कर रहा है, जो बंडल्स हैं स्टॉक्स के उनको पीट रहा है, जिससे ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं वो अपने आप ही सेपरेट हो जा रही हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जो है वो बुलक्स की हेल्प से भी किया जा सकता है, और इसके अलावा जो अगर लार्ज क्वांटिटीज में अनाज वगैरह हैं उनमें से हमको बीज अलग करनी है तो उसके लिए मशीन्स का यूज भी किया जाता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? दो प्रोसेस पढ़ ली। थर्ड है हमारा विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, अब इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी के थ्रू समझिए। मान लीजिए आप एक सूखी बालू या सैंड वगैरह ले लीजिए और उसके साथ किसी भी जो सूखी पत्तियां होती हैं सूखी पत्तियों का पाउडर बनाइए, या फिर जो डस्ट वगैरह है वो उसमें मिक्स कर दीजिए। अब सैंड और ड्राई लीव्स का जो आपने पाउडर बनाया है, इन दोनों मिक्सचर को आपने इकट्ठा करके रख लिया। अब एक न्यूज़पेपर पे उसको फैला लीजिए। अब आपसे कहा जाए कि उसमें से जो वो आपका जो आपने मिक्स किया है, लीव्स का पाउडर वो और सैंड जो डस्ट थी उसको, उन दोनों को सेपरेट कर लीजिए। तो अब तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर एक कुछ साइज के जो थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनको अलग करना है तो उनको तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम साइज के पार्टिकल्स हो छोटे छोटे तो उनको हम थ्रेशिंग के या फिर हैंड पिकिंग मेथड से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है? उसके लिए हम विनोइंग मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आप किसी ओपन ग्राउंड पे जा करके उस मिक्सचर को लेकर के खड़े हो जाइए, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, मतलब किसी ऊंची चीज पर जाकर के आप उस मिक्सचर को लेकर के खड़े हो जाइए। अब उस मिक्सचर को किसी प्लेट या शीट पेपर पे रखिए। अब उस प्लेट को या फिर शीट पेपर को जिसमें कि आपने मिक्सचर रखा हुआ है उसको अपनी शोल्डर तक हाइट पर ला करके थोड़ा सा स्लाइड करें, मतलब कि उसको थोड़ा सा टिल्ट करिए, थोड़ा सा टेढ़ा करिए। तो टेढ़ा करने के बाद जब धीरे धीरे आप उसको गिराएंगे तो उसकी जो डस्ट है, मतलब जो थोड़ा सा हैवी पार्टिकल है जैसे हस्क वगैरह है, वो अपने आप ही उसमें से विंड के थ्रू ब्लो होकर के निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम विनोइंग। ठीक है। क्या बोलते हैं? विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग जो है वो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स का मिक्सचर अगर हो तो उनके लिए यूज किया जाता है, और इसको हम सेपरेट कर किसके पाते हैं? जो हवा चल रही होती है उसकी थ्रू, उसकी हेल्प से करते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा होती है पहले हम उस डायरेक्शन को चेक करते हैं, फिर जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है वो क्या करती है, अपने साथ ही जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं उनको बहा करके अलग कर देती है। तो इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है विनोइंग में। ठीक है। तो ये आपका थर्ड मेथड हो गया। ये देखिए जैसे यहाँ पे है, तो विनोइंग में क्या है, ये एक लेडी है जो कि ऊंची एक हाइट पर अपने मिक्सचर को लेकर के खड़ी हुई है, जो उसने शीट ऑफ पेपर या फिर प्लेट में जिस भी चीज में लिया हुआ है,
और शोल्डर हाइट तक लेकर के गई। अब इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, टिल्ट करने पर जितना भी ये हस्क वगैरह था वो दूसरी साइड चला गया जिधर की तरफ हवा बह रही थी, और ये जो है ग्रेन है वो पूरा हीप, एक ढेर टाइप का आपका धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस किसमें होती है? ये होती है विनोइंग में। ठीक है। और इस मेथड का यूज कॉमनली किसके द्वारा किया जाता है? फार्मर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनको बहुत सारा एक उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन किया हुआ है, तो इतना सारा अनाज है उसके पास, उनके पास, तो नॉर्मली तो वो बैठ करके उसको अलग कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके का मेथड यूज करके जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं उनको हैवियर सीड्स से अलग करते हैं। और ये हस्क पार्टिकल्स उसमें से निकलती कैसे हैं? विंड की हेल्प से निकलती हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट मेथड है हमारा सेविंग। कभी मान लीजिए हमको कोई डिश बनानी हो आटे से, तो आटे को यूज करने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हमको चलनी से चालते हैं, क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ब्रान वगैरह होता है, उसको हमको क्या करना होता है? अलग करना होता है, इम्प्योरिटीज से ब्रान को अलग करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सीव मतलब छलनी का यूज करके उसमें आटा डालते हैं और उसको छाल लेते हैं। तो क्या होता है, जो सेविंग में मतलब इस मेथड में होता क्या है कि जो आटे के फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी के होल के थ्रू निकल जाते हैं, और जबकि जो बिगर इम्प्योरिटीज उसमें होती हैं वो छलनी में ही रह जाती हैं। और जो आटे की मिल्स वगैरह होती हैं उनमें जो ये हस्क या स्टोन्स ये सारी चीज़ें हैं उनको अगर रिमूव करना हो तो पहले क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। मतलब ग्राइंडिंग करने के पहले, जैसे बड़ी बड़ी आटे की मिल्स हैं, ठीक, अब उनके पास बहुत सारा अनाज है, ठीक है, तो उस अनाज को आटे में कन्वर्ट करने से पहले क्या करते हैं, उनमें जो स्टोन्स या हस्क वाली इम्प्योरिटीज होती हैं उनको पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक। तो निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक स्लैंटिंग सीव होता है उनके पास, बड़ी सी छलनी टाइप की होती है जो कि थोड़ी सी तिरछी होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, वो इस वजह से छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो व्हीट या जो भी ग्रेन है उनके पास वो इसमें डाल देते हैं, तो फिर सारी जो ग्रेन है वो छन के इधर आ जाती है और बाकी हस्क वगैरह उसमें से रिमूव हो जाते हैं। ठीक। The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. Threshing या winnowing वगैरह करने के बाद भी जो उसमें रह जाती हैं स्टोन वगैरह के टुकड़े या स्टॉक के टुकड़े, वो इस प्रोसेस के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक। और बाकी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे भी आपने देखा होगा, इस तरीके से क्या करते हैं, सैंड में से पेबल्स और स्टोन्स, अब पेबल्स और स्टोन्स में क्या डिफरेंस होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, उनको पेबल्स बोला जाता है, और थोड़े से जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको स्टोन बोला जाता है। तो सैंड में से पेबल्स और स्टोन को सेपरेट करने के लिए भी कंस्ट्रक्शन वगैरह साइट्स पर इस तरीके से जो लेबर्स होते हैं वो उनको सीविंग की मदद से या फिर चलनी की मदद से, बड़ी सी चलनी होती है उनके पास जिसकी मदद से वो उसको चालते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। स्कूल में एक्टिविटी कराई जा रही है, इस वजह से कहा गया है कि पहले क्या करिए, आप चलनी को और आटे को घर से लेकर के आइए। ठीक। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन, अब उसको चालने के लिए कहिए कि पहले जो भी आटा है आपने वो चलनी से चाल लिया। अब एक चौक के टुकड़े का एक फाइन पाउडर बनाइए और आटे में उस चौक के पाउडर को मिक्स करिए। तो अब क्या आप आटे में से चौक के पाउडर को चलनी की मदद से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीविंग जो है या फिर चालना है किसी भी चीज को, वो तभी किया जा सकता है जब जो मिक्सचर है वो अलग अलग साइजेस का हो। मतलब कि जो पत्थर वगैरह है वो डिफरेंट साइज के होते हैं और जो हमारी सीड्स हैं वो डिफरेंट साइज की होती हैं, तो हम चलने की मदद से उसको चाल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही सेम साइज के हैं तो इस तरीके में हम सीविंग की हेल्प नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारा दूसरा मेथड होगा जिसको हम देखेंगे। देयर में भी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। जब घर में हम दाल या चावल बनाते हैं तो हैंड पिकिंग करके जो उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो उनको निकालने के लिए क्या किया जाता है, खाने को पकाने से पहले उनको हम धुलते हैं। When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. तो क्या होता है, जब इसमें पानी मिक्स करते हैं तो पानी मिक्स करने पे जो
मिट्टी वाली इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. Sedimentation क्या होता है? जब जो heavy component होते हैं मिक्सचर में वो सेटल हो जाते हैं, मतलब वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने धुलने के बाद जो पानी है वो पूरा छान के निकाल दिया और नीचे क्या सेटल हो गया, हमारा जो हैवी कंपोनेंट है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जब पानी को, जो डस्ट वाला वाटर है, उस डस्ट वाले वाटर को जब हम थोड़ा सा तिरछा करके रिमूव करते हैं या निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं डिकैंटेशन। ठीक, बाकी सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन से और कौन से मिक्सचर्स हैं जिनको सेपरेट किया जाता है? सेम प्रिंसिपल, अगर दो लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड्स को सेपरेट करना है तो उनकी सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आपके पास ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, अब आप इसको अलग करना चाहते हैं, तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे? कुछ देर के लिए इसको उठा करके रख देंगे, तो क्या होगी? दो अलग लेयर बन जाएगी, ऑयल की ऊपर बन जाएगी और वाटर की नीचे लेयर बन जाएगी। अब डिकैंटेशन की मदद से हम क्या करेंगे? थोड़ा सा तिरछा करके जब उस ग्लास में से, मतलब उस ग्लास को थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो जो ऊपर की लेयर होगी, जो ऑयली लेयर होगी, वो आपकी निकल जाएगी और वाटर हमारा ग्लास में बच जाएगा। तो इस तरीके से ऑयल या वाटर का मिक्सचर है उसको भी डिकैंटेशन की मदद से ही हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद डायरेक्ट क्या करते हैं? चाय को छन्नी से छान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप स्ट्रेनर से चाय को छानने के पहले क्या करिए? डिकैंटेशन करिए, मतलब कि थोड़ा सा टिल्ट करिए चाय को, तो जो लिक्विड पार्ट होगा वो निकल जाएगा और जो सॉलिड पार्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत तो मदद हो जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत जो चाय पत्ती है वो हो सकता है कि उसमें पहुंच जाए, लेकिन लगभग जो है आपका वो छन जाएगा। अब इसको भी आगे छानने के लिए आप क्या करिए? छन्नी की मदद से आप क्या करेंगे? उसको छान लेंगे। तो जब छन्नी से किसी भी चीज को छाना जाता है, स्ट्रेनर से छाना जाता है, तो क्या होता है? इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक, Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration? फिल्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है फिल्ट्रेशन ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन में ज़्यादा अच्छी तरीके से जो इम्प्योरिटीज होंगी वो फिल्टर हो जाएंगी। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. अब देखिए, हमको चाय की पत्ती से चाय को अलग करना था, तो वो तो नॉर्मली आराम से हो गया। लेकिन अगर कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, जैसे कि मिट्टी है या फिर वाटर है, मतलब कि वाटर में से अगर हमको मिट्टी क्या है? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है, तो वो वाटर के साथ मिक्स थोड़ी हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन तो हो ही जाती है, मतलब वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है, मिक्स नहीं होती है, सॉल्युबल नहीं होती है वाटर के साथ। तो अगर पानी में से ऐसी इम्प्योरिटीज को हमको रिमूव करना है तो उसके लिए और कौन से मेथड है जिनका यूज हम कर सकते हैं? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें बताया गया है कि कुछ पानी आप तालाब वगैरह से ले लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद उसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए। रखने के बाद जब उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो नीचे की तरफ जो मिट्टी है वो बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अब क्या करेंगे? थोड़ा सा ग्लास को टिल्ट करेंगे बिना पानी को डिस्टर्ब किए, तो क्या होगा? जो टॉप फ्लो होगा पानी का वो दूसरे ग्लास में आ जाएगा और नीचे हमको मिट्टी मिल जाएगी। मतलब इस तरीके से हमने क्या किया? उसको सेपरेट कर लिया। अब जो दूसरा ग्लास है आपका, जिसमें आपने पानी छाना है, उसमें थोड़ा बहुत जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइटर पार्टिकल्स हैं, वो हो सकता है कि दूसरे ग्लास में भी हमारे चले गए हों। तो उनको फिल्टर करने के लिए हमने क्या किया? एक पीस लिया कपड़े का। ठीक है, अब कपड़े में जो थ्रेड्स वगैरह से जो बुनी होती हैं, उनमें थ्रेड्स के बीच में जो गैप होता है उसको पोर्स बोलते हैं। तो उन पोर्स में, मतलब वो छोटे छोटे होल्स जो होते हैं, उनके थ्रू हम और अच्छी तरीके से पानी को फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि उन पोर्स के थ्रू बिल्कुल पानी जो है, बहुत ज़्यादा पतले पोर होते हैं, तो इस वजह से उसमें से पानी हमारा फिल्टर हो जाएगा और जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे सॉइल के जो उसमें बच गए थे, वो उसमें कपड़े में चिपक जाएंगे। तो इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स।
मतलब कि छन्नी में तो थोड़े फिर भी बड़े पोर्स होते हैं, लेकिन जो कपड़ा है उसमें और ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। किनकी वजह से? जो फाइबर की थ्रेडिंग वगैरह हुई रहती है उनकी वजह से, थ्रेड्स वगैरह की वजह से। तो ऐसा ही एक लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर की वजह से उसमें और ज़्यादा फाइन पोर्स होते हैं, इस वजह से और अच्छे से हम किसी भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। इसमें स्टेप क्या होता है? नॉर्मली ऐसे सर्कल के तरीके का होता है फिल्टर पेपर। इसको पहले क्या करते हैं, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोन में कन्वर्ट करते हैं। कोन में कन्वर्ट करने के बाद जो भी मिक्सचर है वो इसमें डालते हैं। डालने के बाद हमको साफ सुथरा पानी मिल जाता है। ठीक। फिर है आपका एवोपरेशन क्या होता है। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा? हैंड पिकिंग पढ़ लिया, थ्रेशिंग पढ़ लिया, विनोइंग पढ़ लिया, सीविंग पढ़ लिया, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन पढ़ लिया। अब हमारा क्या है? एवोपरेशन। एवोपरेशन को कैसे समझेंगे? आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में सॉल्ट और वाटर, ठीक है, मतलब पानी लिया, पानी में 2 चम्मच नमक डाल लिया और उसको घोल लिया एक बीकर में लेकर के। ठीक। अब क्या है, जब उसमें हम वाटर में नमक को मिक्स करेंगे तो नमक को मिक्स करने से किसी भी तरीके से जो वाटर का कलर है वो चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन तैयार किया है, उसको क्या करेंगे, बीकर को उठा करके रख देंगे हीट करने के लिए। अब उसको तब तक हीट करेंगे जब तक कि बीकर में से सारा का सारा पानी बॉईल होके चला नहीं जाता है। तो जब सारा का सारा पानी हीट की वजह से बॉईल होकर उड़ जाता है या फिर उसमें से खत्म हो जाता है, तब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एवोपरेशन। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो 24 घंटे होती रहती है। 24 घंटे का मतलब क्या है कि कहीं भी जरा सी भी अगर हीट प्रेजेंट है तो उस हीट की वजह से कंटिन्यूअसली एवोपरेशन होता रहता है। मतलब हीट है, जैसे कि हम बाहर कपड़े वगैरह सुखाते हैं, तो कपड़े सुखाने के लिए अलग से तो किसी चीज़ को हम उसमें मतलब अलग से हीट तो प्रोवाइड करते नहीं है कपड़ों को, लेकिन उसके बावजूद वो हमको सूखे हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट की वजह से जो वाटर होता है कपड़े में वो धीरे धीरे एवोपरेट होकर के खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़े सूख जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? एवोपरेशन की वजह से होता है। ठीक। अब ये जो नमक है वो आता कहाँ से है? सी वाटर में बहुत तरीके के सॉल्ट होते हैं जो मिक्स होते हैं, उनमें से एक होता है कॉमन सॉल्ट। तो समुद्र में से हम कॉमन सॉल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे गड्ढे खोद देते हैं, शैलो गड्ढे खोद देते हैं, उनमें जो समुद्र का पानी होता है उसको भर देते हैं। तो भरने के बाद क्या होता है, सनलाइट की हेल्प से धीरे धीरे पानी हीट होता है और स्लोली स्लोली एवापरेट होता रहता है और वाटर वेपर बन करके सारा पानी धीरे धीरे उसमें से खत्म हो जाता है। किसके थ्रू? एवोपरेशन के थ्रू। और कुछ ही दिन में जो वाटर है वो सारा का सारा एवोपरेट हो जाता है और केवल क्या बचता है? सॉलिड सॉल्ट बचता है। तो कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। अब जो जितना भी सॉलिड सॉल्ट है वो हमको मिलेगा, लेकिन अब इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं अभी इसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफिकेशन के बाद जो हमको मिलता है वो कॉमन सॉल्ट हम खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक। अब ये आपका इस तरीके से, ये यहाँ पे सी वाटर है, ये पूरा ये सी वाटर है। इस तरीके के शैलो पिट्स बना लिए जाते हैं, गड्ढे खोद लिए जाते हैं। अब इसमें ये सारा का सारा पानी डाल दिया जाता है तो आपको ये सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं सारा पानी एवोपरेट होने के बाद मिल जाता है। इसी को बाद में प्यूरिफाई किया जाता है और प्यूरिफाई करने के बाद हमको कॉमन सॉल्ट मिलता है। ठीक। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिंगल सिंगल मेथड अप्लाई कर रहे थे। किसी भी चीज़ का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स जो है वो यूज़ कर रहे थे। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें एक से ज़्यादा मेथड लगाना पड़े सेपरेट करने के लिए, तो वो क्या होगी और कैसे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि एक मेथड जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी चीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए या क्लीन करने के लिए, तो हमको एक से ज़्यादा मेथड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। सैंड और सॉल्ट दोनों की मिक्सचर को ले लीजिए। ठीक। अब इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि सैंड और सॉल्ट जो हैं वो सिमिलर पार्टिकल्स होते हैं, सिमिलर साइज की, इस वजह से हैंड पिकिंग मेथड से तो हम इसको कर नहीं सकते हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मिक्सचर को एक बीकर में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब कुछ देर के लिए बीकर को उठा करके रख देंगे। अब उसमें हम देखेंगे कि नीचे की तरफ जो सैंड है वो बैठ जाएगी। तो अब सैंड को अलग करने के लिए क्या करेंगे, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन की हेल्प लेंगे। तो डिकेंटेशन से मतलब हुआ थोड़ा सा टेढ़ा करके हमने पानी निकाल लिया, फिर जो पानी बचा उसको फिल्टर करके निकाल लिया, तो जितनी भी सैंड थी उसमें से वो निकल गई। ठीक, तो अब जो ये डिकेंटेड लिक्विड बचा, डिकेंटेशन के बाद जो हमारा लिक्विड बचा वो क्या, मतलब डिकेंटेशन की प्रोसेस के बाद जो लिक्विड बचता है उसको डिकेंटेड लिक्विड बोलते हैं। ठीक, तो इस डिकेंटेड लिक्विड में अब क्या है, मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का। इसके पहले हमने पढ़ा था कि वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, उसको जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद पानी सारा उड़ जाता है और इसी प्रोसेस को एवोपरेशन कहते हैं। तो ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, मिक्सचर है वाटर और सॉल्ट का। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है डिकेंटेड लिक्विड में से। तो क्या करेंगे, इस मिक्सचर को या इस सोल्यूशन को, इस लिक्विड को एक केतली में डाल देंगे और केतली में डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि एक मेटल का प्लेट लेना है और मेटल की प्लेट के ऊपर थोड़ा सा बर्फ डाल देनी है। अब उस प्लेट को, मतलब बर्फ रखी हुई प्लेट को थोड़ा सा केतली की तरफ, जहां से वेपर्स निकलते हैं वहां, मतलब उसको स्पाउट बोलते हैं, वहां पर लेकर के जाएंगे। अब तब तक केतली को बॉईल करेंगे जब तक कि उसमें जितना वाटर है वो सारा का सारा निकल नहीं जाता है। तो व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, हमने मेटल, इस तरीके से आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, इस तरीके से ये हम क्या करें, केतली को हीट कर रहे हैं। इसके स्पाउट के पास हमने जो एक प्लेट ली हुई है जिसपे आइस रखा हुआ है उसको रख दिया। अब यहाँ से जो भी वेपर निकल रहा है वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद इस आइस की वजह से वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के वापस से जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी और पानी इसमें आ जाएगा। तो बॉईल करते जाएंगे, जब फाइनली सारा वाटर खत्म हो जाएगा तो जो ये पानी है ये सारा यहाँ पे आ जाएगा फिल्टर कंडेंस होकर के, और जो अंदर सॉल्ट है वो बच जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैस जो है वो किसी ठंडी चीज की कांटेक्ट में आकर के वापस से वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब कि हमारे पास जो ये सैंड और वाटर का मिक्सचर था उसको हमने किस किस तरीके से अलग किया, डिकेंटेशन से पहले, फिर फिल्ट्रेशन से, फिर एवोपरेशन से और फिर कंडेंसेशन ने। मिक्सचर था हमारे पास, हमने उसमें पानी मिक्स किया, पानी मिक्स करने के बाद कुछ देर रख दिया, कुछ देर रखने के बाद जो नीचे सैंड है वो उसमें बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। अब डिकेंटेशन की हेल्प से हम उस पानी को दूसरे ग्लास में डाल देंगे और सैंड नीचे बच जाएगी। ठीक, अब जो डिकेंटेड लिक्विड बचा हमारा उसमें वाटर और सॉल्ट इन दोनों का मिक्सचर है। तो हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद वो जो पानी था उसमें वो तब तक हमने बॉईल किया जब तक कि सारा का सारा पानी एवोपरेट नहीं हो जाता। ठीक, तो एवोपरेशन की प्रोसेस हुई और एवोपरेट हुआ जो वाटर है उसको हमने आइस की हेल्प से ठंडा किया। ठंडा करने के बाद वो वापस से लिक्विड में चेंज हुआ, मतलब कि कंडेंसेशन की प्रोसेस भी हमने इसमें यूज की। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे एक और आपका टॉपिक है इसमें, उसको भी समझ लीजिए। पहले ने क्या किया, फिक्स द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। उसने क्या किया, नमक और सैंड गलती से उससे मिक्स हो गया और मिक्स करने के बाद अब वो रिकवर करना चाहती है सॉल्ट को वापस से। तो उसने क्या किया, उस जो सॉल्ट था, मतलब जो मिक्स हो गया था साथ में सॉल्ट और सैंड, उसमें पानी मिक्स किया। पानी मिक्स करने के बाद हीट करके देखा। अब हीट करके देखा तो उसको जो सॉल्ट मिल तो गया, एक सेकेंड, सॉल्ट जो था वो उसको मिल तो गया लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम था। मतलब कि शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। जो उसने पूरा मिक्सचर लिया हुआ था सैंड और सॉल्ट का, जिसमें पानी मिक्स किया था, तो पानी को एवोपरेट वगैरह करने के बाद उसको जो सॉल्ट मिला वो कुछ ही, थोड़ा सा ही मिला, वो सारा का सारा रिकवर नहीं कर पाई। तो क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से सारा का सारा रिकवर नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि क्या पानी
किसी भी तरीके के सब्सटेंस को किसी भी अमाउंट में डिसॉल्व कर सकता है। तो वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो ऐसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में मिक्स हो जाती हैं या घुल जाती हैं, मिलके सॉल्यूशन बनाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो अब इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था कि पूरी की पूरी क्वांटिटी में जो सॉल्ट था वो रिकवर नहीं हो पाया। इसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक, एक बीकर लिया, उसके बाद उसमें स्पून, सॉल्ट और वाटर, ठीक, ये सारी चीज़ें डाल करके उसको घोल लिया। अब क्या करेंगे, आधा कप पानी में, आधा कप पानी बीकर में डाला, फिर उसमें 1 चम्मच हमने नमक का डाला, उसको घोल दिया। और घोलने के बाद क्या है, जो उसमें नमक है वो डिजॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से। अब ये चीज़ हमको लगातार करते जाना है। पहले 1 चम्मच डालेंगे, तब तक उसको घोलेंगे जब तक कि पूरा का पूरा नमक डिजॉल्व नहीं हो जाता। फिर 1 स्पून डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक वो डिजॉल्व नहीं हो जाता। तो इस तरीके से लगातार तब तक डालते रहेंगे जब तक कि नीचे कुछ पार्टिकल सॉल्ट के बच नहीं जाते हैं। ठीक, तो जो ऐसी सिचुएशन, कोई भी चीज़ ऐसी है, वाटर ऐसा है कि उसमें अगर अब और ज़्यादा हम नमक को या किसी भी पार्टिकल को घोल नहीं सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने पर उस मिक्सचर को या उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब कि सैचुरेटेड इन, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सेटिस्फाइड सोल्यूशन, मतलब कि उसका पेट भर चुका है, अब और ज़्यादा उसमें मिक्स नहीं किया जा सकता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अब अगर उसमें और ज़्यादा मिक्सचर, और ज़्यादा नमक या कोई भी चीज़ डाली जाएगी तो वो अपने आप में उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसको कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि अभी हम उसमें और सॉल्ट डाल सकते हैं क्योंकि वाटर की कैपेसिटी अभी डिसॉल्व करने की है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो पूरा का पूरा सॉल्ट था वो रिकवर क्यों नहीं हो पाया था। इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि जो बाकी का थोड़ा बहुत सैंड था, मिट्टी थी, देखो ये बीकर था, ठीक, उसमें उसने सैंड, सॉल्ट और वाटर, ये तीनों चीजें थी, मिली हुई थी। ठीक, जो सॉल्ट था वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया, लेकिन एक पॉइंट पर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था वो तो वैसे ही बच गया होगा, तो वो पार्टिकल्स जो है वो जाकर के सैंड के साथ मिक्स हो गए। तो जब डिकेंटेशन की प्रोसेस की होगी उसने, तो सैंड के साथ ही जो बाकी के पार्टिकल होंगे सॉल्ट के वो चले गए होंगे। ठीक, तो जो द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered। तो जो बाकी की सॉल्ट थी, सैचुरेटेड होने के बाद जो बची हुई सॉल्ट थी वो होकर के कहाँ चली गई, सैंड के साथ मिक्स हो गई, इस वजह से वो रिकवर नहीं की जा सकी। ठीक, शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में पानी यूज़ करेगी तो फिर डिजॉल्विंग की जो कैपेसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को अपने आप में डिजॉल्व कर पाएगा, वो पूरा का पूरा रिकवर कर लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसके पास और ज़्यादा पानी है ही नहीं, तो फिर वो ऐसे केस में क्या कर सकती है, इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड। क्या एक बार अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए तो सैचुरेटेड होने के बाद भी क्या हम उसकी कैपेसिटी को, डिसॉल्व होने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे, इसको हम समझते हैं। आपने कुछ थोड़ा सा पानी बीकर में लिया, फिर उसमें सॉल्ट मिक्स किया, तब तक मिक्स किया जब तक कि वो डिसॉल्व करने की, मतलब कि जब तक वो सैचुरेटेड नहीं बन जाता है। ठीक, एक बार आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल गया, अब उसमें वापस से आप सॉल्ट डालिए और सॉल्ट डालने के बाद अब आप उसको हीट करिए। तो आप देखेंगे कि जब हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो सॉल्ट होगी वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व, मतलब लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। जब हम पानी को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो वाटर की डिजॉल्विंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर डिजॉल्व, सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है। ठीक,
ये था हमारा। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब जो भी चीजें ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, मतलब वाटर में घुल सकती हैं पानी में, तो क्या जो अमाउंट है वाटर का किसी भी सॉल्युबल सब्सटेंस को डिजॉल्व करने का, वो क्या इक्वल अमाउंट में होता है। मतलब कि मान लीजिए 1 ग्लास पानी है, वो 2 स्पून सॉल्ट को डिजॉल्व कर सकता है, तो क्या वो 2 स्पून, एक ही ग्लास पानी जो है वो 2 स्पून चीनी को भी, शुगर को भी डिजॉल्व कर सकता है। और ऐसे ही जो भी चीज़ें डिजॉल्व हो सकती है उनको चेक करने के लिए कि क्या इक्वल अमाउंट में डिजॉल्व करता है सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की। एक्टिविटी करेंगे आप, मतलब कि एक ग्लास लेंगे, 2 अलग अलग ग्लास लेंगे, उसमें सॉल्ट और शुगर दोनों को अलग अलग डाल के देखेंगे कि कितने स्पून डालने पे वो सेचुरेटेड बनता है। तो इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि इक्वल अमाउंट में डिजॉल्विंग वाटर की नहीं होती है। हर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है वाटर की, वो अलग होती है। ठीक, तो we have discussed a few methods of separating substances. Some of the method of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. तो ये हमने पूरा पढ़ लिया चैप्टर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, किन किन चीज़ों के बारे में, हैंड पिकिंग के बारे में पढ़ा, हाथ से जब किसी मिक्सचर में से हाथ से जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनको पकड़ के निकालते हैं, वो हैंड पिकिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं उनमें से सीड्स को अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो थ्रेशिंग होती है। तो हम पीट करके उसके जो सीड्स हैं उनको अलग करते हैं स्टॉक्स में से। विनोइंग में क्या होता है, एक ऊंची हाइट पे खड़े होकर के जब जो उसका हस्क वगैरह है या फिर जो भूसा वगैरह है उनको विंड की हेल्प से ब्लो अवे किया जाता है, तो वो विनोइंग होती है। जब चलनी की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं तो वो सीविंग होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, तो वो सेडिमेंटेशन होता है। डिकेंटेशन में किसी भी ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करके जब मतलब जो डस्ट वाला वाटर है वो जब दूसरे ग्लास में डालते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके जब एक वेसल से दूसरे वेसल में डाला जाता है तो उसको डिकेंटेशन कहते हैं। सावधानी से करें कि बाकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो मिक्स ना हो पाए, तब उसको डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अगर आपको और ज़्यादा चाहिए कि फ़िल्टर होकर के हमको चीज़ मिले, मतलब जो उसके बिल्कुल टिनी पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा सॉइल के छोटे पार्टिकल्स हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं डिकेंटेशन की वजह से, नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं हम। एवोपरेशन में क्या होता है, जब हीट से जो पानी है वो धीरे 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 गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगता है, तो उसको हम एवोपरेशन कहते हैं। और उसके अलावा लास्ट मतलब एक है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस है, गैस को अगर किसी कोल्ड चीज़ के कांटेक्ट में लाया जाता है और गैस से वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। एक हमने और चीज़ पढ़ी, सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सेचुरेटेड सोल्यूशन में जब एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब पानी अपने आप में और ज़्यादा वाटर और ज़्यादा सॉल्ट को डिजॉल्व नहीं कर सकता है, फिर और ज़्यादा किसी और सॉल्युबल सब्सटेंस को डिजॉल्व नहीं कर सकता है, तब उसको बोलते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। इसकी एक ट्रिक याद रखिए, सेटिस्फाइड सोल्यूशन। अब उसका पेट भर चुका है और ज़्यादा वो सॉल्ट को या किसी भी सॉल्युबल सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकता, तब उसको कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन की कैपेसिटी और ज़्यादा कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसको हीट करके। मतलब हम किसी भी सेचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हीट करते हैं तो हीटिंग से और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को, सॉल्युबल सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा इतनी चीज़ें आज के चैप्टर में। अब आपका 3rd चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, दिस इज आवर नेक्स्ट 4th चैप्टर, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।